अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा लेक्चर है लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के ऊपर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने ट्रीटीज़ को ब्रीफली डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम ट्रीटीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के 5 सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि ट्रीटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रीटी को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रीटीज़ को कंक्लूड कैसे करते हैं, ट्रीटीज़ बनती कैसे हैं। फिर ट्रीटीज़ के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है रिजर्वेशन का, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटीज़ की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। और फाइनली हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रीटीज़ को टर्मिनेट कैसे करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़। जहाँ तक ताल्लुक है ट्रीटी की डेफिनेशन का, तो एक बुनियादी चीज़ जहन में रखिएगा कि हमारी जो डिस्कशन है सारी वो होगी वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 के कॉन्टेक्स्ट में। ये 69 की एक कन्वेंशन है जिसने सारे जो ट्रीटी से रिलेटेड जितने कानून थे उनको कोडिफाई कर दिया, और ट्रीटी से रिलेटेड अब जो भी लॉज अप्लाई होते हैं वो इसी कन्वेंशन के मुताबिक ही होते हैं। इसके अलावा और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज की एप्लीकेशन भी हो सकती है, मगर बेसिक सोर्स जो है वो वियना कन्वेंशन ही है। आर्टिकल 2(1) जो है वो डिफाइन करता है ट्रीटी को। आर्टिकल 2(1) कहता है कि एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट concluded between states in written form and governed by international law। तो बेसिकली 4 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है कि जी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। हम रिटन एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, ओरल एग्रीमेंट्स की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि ओरल एग्रीमेंट्स जो हैं वो बाइंडिंग नहीं हो सकते, उनके नतीजे में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं राइज कर सकती। वो हो सकती है, मगर वियना कन्वेंशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम वर्ड टर्म ट्रीटी यूज़ कर रहे हैं तो ट्रीटी से मुराद सिर्फ वो एग्रीमेंट्स हैं जो कि रिटन फॉर्म में हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो ट्रीटी है दैट मस्ट बी बिटवीन स्टेट्स। तो वो ट्रीटी जो एक स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान है उसके ऊपर हम इस कन्वेंशन को अप्लाई नहीं करेंगे, ऑल्दो उसके जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो काफ़ी सिमिलर हैं सर, मगर वो मुख्तलिफ हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जी ट्रीटी जो है दैट विल बी गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। कुछ ट्रीटीज़, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर डोमेस्टिक लॉ अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल किसी 2 स्टेट्स के दरमियान कोई लोन एग्रीमेंट है, उस पर डोमेस्टिक लॉ की एप्लीकेशन होती है, तो वहाँ पे उसको हम ट्रीटी नहीं कहेंगे क्योंकि उस पर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं कर रहा। और फाइनल जो इसके अंदर चीज़ है वो ये है कि ट्रीटी जो है उससे कोई इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन अराइज करनी चाहिए। ये ज़रूरी है, सिर्फ तब हम उस डॉक्यूमेंट को या उस एग्रीमेंट को हम ट्रीटी कहेंगे। ट्रीटी जो है इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्री कंसेंट। कोई भी स्टेट जो है वो उस वक्त तक किसी ट्रीटी के साथ बाउंड नहीं हो सकती जब तक वो फ्रीली अपना कंसेंट ना दे। तो अगर किसी स्टेट को कोर्स करके, उसको फोर्स करके कोई ट्रीटी साइन करवाई जाए तो वो उस स्टेट की हद तक वो ट्रीटी नल एंड वॉइड है। दूसरा प्रिंसिपल है जी पैक्टा sunt servanda। आर्टिकल 26 जो है वियना कन्वेंशन का वो ये कहता है कि एवरी ट्रीटी इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। पैक्टा sunt servanda जो है ये लॉ का एक बेसिक, एक बुनियादी प्रिंसिपल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी, सिविल लॉज में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसका मतलब ये है कि प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग इस प्रिंसिपल के तहत ही होता है। इसी तरह कोई भी ट्रीटी जो है, कोई भी एग्रीमेंट स्टेट्स का, वो इसी प्रिंसिपल के तहत ही बाइंडिंग होगा। और ये आर्टिकल 26 के अंदर भी गिवन है। आर्टिकल 26 के अंदर एक और चीज़ वियना कन्वेंशन कहती है कि ट्रीटी ऑब्लिगेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ। कि स्टेट जो है, हर रियासत ने अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो ऑनेस्टली परफॉर्म करनी है इन गुड फेथ। ये प्रिंसिपल जो है ये एक जनरल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पे भी रिकग्नाइज किया हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रीटीज़ की फॉर्मेशन कैसे होती है। उसके लिए जी हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप ये है कि ट्रीटीज़ की निगोसिएशन होती है। निगोसिएशन जो है ये किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे भी हो सकती है। निगोसिएशंस जो हैं ये स्टेट्स के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो करते हैं। आर्टिकल 7 जो है वियना कन्वेंशन का वो हमें बताता है कि निगोसिएशन कौन कर सकता है। 2 कैटेगरीज की बात वो करता है।
पहले वो रिप्रेजेंटेटिव जिनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है ऑफ फुल पावर्स, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट है स्टेट की तरफ से जो उसको पूरे इख्तियारात देता है कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं और स्टेट के बिहाफ पे साइन वगैरह कर सकते हैं ट्रीटी को। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो नॉर्मली वो लोग जिनके पास ऐसे इख्तियारात होते हैं वो स्टेट के बिहाफ पे नेगोशिएट कर सकते हैं, जिसमें हेड ऑफ स्टेट है, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं। दूसरा स्टेप है जी ऑथेंटिकेशन ऑफ द ट्रीटी। लॉ के अंदर वर्डिंग, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। हर स्टेट जो है वो ट्रीटी की एक एक प्रोविजन को, उसकी हर लाइन को, सेंटेंस को बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज करती है और उसके मुताबिक उसको फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। जब वो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो फिर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसको अप्रूव करते हैं बाय वे ऑफ सिग्नेचर। इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ द ट्रीटी। फाइनल जो इसके अंदर चीज़ है, स्टेप है, वो है जी कंसेंट। अब स्टेट ने अपना कंसेंट देना है कि दैट स्टेट इज बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी। ये कंसेंट जो है ये किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। आर्टिकल 11 ने बताया कि कंसेंट कैसे दिया जा सकता है, या तो वो सिग्नेचर है या फिर एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द ट्रीटी, या फिर रैटिफिकेशन हो सकती है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, एक्सेशन, कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रीटी के लिए कंसेंट देने का। हम इसमें डिस्कस करेंगे सिग्नेचर को। सबसे पहले आर्टिकल 12 ये कहता है कि अगर तो ट्रीटी के लिए स्टेट अपना कंसेंट बाय वे ऑफ सिग्नेचर दे सकती है तो थ्रू सिग्नेचर होगा। हर ट्रीटी के अंदर ये बताया होता है कि इसके लिए स्टेट ने अपना कंसेंट कैसे देना है। अगर तो सिर्फ सिग्नेचर का लिखा हो तो आर्टिकल 12 के मुताबिक स्टेट साइन करे उसका रिप्रेजेंटेटिव तो कंसेंट हो जाएगा। अगर उसमें एडिशनली ये भी लिखा हो कि स्टेट ने इन एडिशन टू सिग्नेचर स्टेट ने उसको रेटिफाई भी करना है तो फिर रेटिफिकेशन भी ज़रूरी है। रेटिफिकेशन जो है ये होता है एक फॉर्मल एक्ट किसी भी स्टेट का जिसके तहत वो अप्रूव करती है, वो रेटिफाई करती है कि हाँ हम अब इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करते हैं और हम अपना कंसेंट देते हैं, और उसके बाद फिर वो स्टेट जो है वो उसकी टर्म्स के तहत बाउंड होती है। रेटिफिकेशन जो है ये आर्टिकल 14 के अंदर गिवन है वियना कन्वेंशन के। रेटिफिकेशन किस तरीके से होगी ये हर स्टेट के डोमेस्टिक लॉज, इंटरनल लॉज के मुताबिक होता है। कई दफ़ा स्टेट का जो हेड ऑफ स्टेट है वो साइन कर देता है, रेटिफिकेशन हो जाती है। फिर एक्सेशन है जो कि आर्टिकल 15 है वियना कन्वेंशन, उसके अंदर गिवन है। एक्सेशन उन स्टेट्स के लिए होती है जिन्होंने उस ट्रीटी के निगोशिएशन प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं लिया हुआ, मगर अब वो कहते हैं कि जी हम जो है साइन करके इस ट्रीटी के मातहत हम बाउंड होना चाहते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंसेंट दे देते हैं अपना। अब कंसेंट देने के बाद भी ट्रीटी जो है वो इनफोर्स नहीं होती। ट्रीटी इनफोर्स होती है हर ट्रीटी के ऊपर के अंदर कोई या तो डेट गिवन होती है कि इस डेट पे एंट्री इनटू फोर्स होगी ट्रीटी, या फिर ये होता है कि उस ट्रीटी के अंदर कई दफ़ा ये भी बताया होता है कि जब मिनिमम इतने मेंबर्स हो जाएंगे इस ट्रीटी के अंदर जो सिग्नेटरीज हैं तो फिर एंट्री इनटू फोर्स होगी, यानी कि तब से ट्रीटी की जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उसका आगाज़ होगा। ये आर्टिकल 24 के अंदर गिवन है कि हर ट्रीटी के अंदर ये बताया होता है कि उसकी जो एंट्री इनटू फोर्स है वो कब होगी। फाइनली इसके अंदर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है यूनाइटेड नेशंस की, आर्टिकल 102 है यूएन चार्टर का, जो ये कहता है कि जी हर स्टेट ने जब भी वो ट्रीटी जो भी ट्रीटी बनेगी वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटेरिएट के साथ रजिस्टर करानी है आपने। ये एक यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है। इसका ताल्लुक ट्रीटी की वैलिडिटी के साथ नहीं है। अगर कोई ट्रीटी यूएन सेक्रेटेरिएट में रजिस्टर नहीं भी होती वो ट्रीटी फिर भी वैलिड हो सकती है। ये बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कही थी कतर वर्सेस बहरीन में। तो ये है जी हमारा ट्रीटी की फॉर्मेशन। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रीटीज़ जो है उसके ऊपर रिजर्वेशन कैसे होती है और वो क्या है, और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रीटीज़ की इंटरप्रिटेशन किस तरीके से की जाती है। थैंक यू।